हम लोगों ने तीसरी यूनिट ख़त्म कर लिया था। अब हम लोग चौथी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चौथी यूनिट में हम लोगों को बहुत सारे जो है, बहुत ज़्यादा नहीं है सिलेबस चौथी यूनिट में। तो जैसे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे इसमें हमको पढ़ना है गंगा एक्शन प्लान, है ना। फिर उसके बाद पढ़ना है टाइगर प्रोजेक्ट, फिर तहरी डैम के बारे में पढ़ना है और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के बारे में। 4 टॉपिक हैं इसमें पढ़ने के, जिनमें से 2 आज हम लोग पढ़ लेंगे, 2 कल पढ़ लेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो पहला आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वह है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना। बाघ के बारे में क्या विशेष बात आप जानते हैं? यही विशेष जानते हो तुम? भारत के लिए बाघ का क्या महत्व है? बाघ, सिंचाई नहीं, बांध नहीं, बाघ, टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है ना। तो ये पता होना चाहिए, राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था प्रोग्राम, है ना, यह चलाया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है 1 अप्रैल 1973 से। 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर जो है स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जहाँ जहाँ टाइगर पाए जा रहे हैं भारत में, है ना, उनको रिजर्व मतलब रिजर्व करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है वो किसी खास जानवर को ध्यान में रख के बनाया जाता है ना। नेशनल पार्क में जितने भी जानवर होते हैं सबको बचाते हैं, है ना। तो जो टाइगर रिजर्व होता है, कोई भी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत क्या स्थापित करते हैं? टाइगर रिजर्व। ठीक है। टाइगर रिजर्व जो स्थापित किया जाता है वह उसका 2 भाग होता है। एक होता है कोर भाग, कोर केंद्र भाग, और एक होता है बफर जोन। बफर, कोर जोन और बफर जोन। तो कोर जोन में जो होता है, या तो कोई नेशनल पार्क होगा कोर जोन में, या तो कोई क्या होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। ठीक है ना। तो जो टाइगर रिजर्व है उसका कोर क्या होता है, या तो नेशनल पार्क होगा, या तो क्या होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। और बफर जोन में जो होता है कुछ न कुछ गतिविधियां जो हैं अलाउ होती हैं, जैसा कि हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पढ़ चुके हैं कि बफर जोन क्या होता है। ठीक है। तो टाइगर रिजर्व कितने भागों में होता है? 2 भागों में बटा होता है, कोर और बफर। कोर में क्या होता है कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। ठीक है। क्यों चलाया गया टाइगर रिजर्व? क्यों टाइगर रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया? क्यों? क्योंकि जो है टाइगर के ऊपर संकट उत्पन्न हो रहा था, उनको बचाने के लिए। तो समस्या ये थी कि जो बाघ हैं उनका शिकार आदि हो रहा था, उनकी संख्या कम हो रही थी, तो उनको बचाने के लिए जो है यह प्रोजेक्ट क्या है, चलाया गया 1 अप्रैल 1973 में। उससे पहले इसी के साथ में 1972 में एक अधिनियम आया था जिसको कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। और इसी के तहत जो है एक संस्था स्थापित की गई,
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, एक कानून लाया गया है ना, जिसके तहत एक संस्था स्थापित की गई, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी। अथॉरिटी को क्या कहते हैं? अधिकरण। क्या कहते हैं? अधिकरण। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसकी स्थापना इस एक्ट के तहत की गई 1972 में। ठीक है, यह जो है यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह अथॉरिटी आती है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय के अधीन क्या है, यह संस्थान काम करता है और यह संस्थान इस एक्ट के तहत बनाया गया है। ठीक है, जो कोई भी संस्थान किसी कानून के तहत बनाया जाता है, किसी एक्ट के तहत बनाया जाता है, उसको कहते हैं स्टैच्यूअरी बॉडी, मतलब सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय या कानूनी निकाय या वैधानिक निकाय, ये सब एक ही नाम है, एक ही मतलब है। दो तरह की संस्थाएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। एक होती है संवैधानिक। कौन सी? संवैधानिक। संवैधानिक, और ये है सांविधिक। इसका इंग्लिश है स्टैच्यूअरी और इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। जिन संस्थाओं का वर्णन आपके संविधान में किया गया है, जिनके बारे में संविधान में बोला गया है कि यह संस्था होनी चाहिए, जैसे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में बोला गया है संविधान में, है ना, कि यह संस्था होनी चाहिए। तो चुनाव आयोग संविधान में लिखा गया है कि होना चाहिए, तो वह एक कैसी बॉडी हो जाएगी? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन जिसके बारे में संविधान में नहीं कहा गया है, एक कानून सरकार लाती है जिसके तहत वह अथॉरिटी बनती है, उसको क्या कहते हैं? सांविधिक, स्टैच्यूअरी। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका निर्माण क्यों किया गया? NTCA बॉडी बनी। कोई भी बॉडी बनाई जाती है उसका कुछ उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य यह था कि बाघों को सुरक्षित रखा जाए, उनकी संख्या को और बढ़ाया जाए, उनका शिकार ना होने पाए, उनको सुरक्षित रखें, उनका घर बचा के रखें, है ना। और जो है क्या होता है, कभी कभी बाघ और जो मानव की लड़ाई होती है, बाघ और मानव के बीच में जो संघर्ष होता है, कभी कभी बाघ जो है मानव बस्तियों में आ जाते हैं तो लोग उनको मार देते हैं घेर के। वो सब घटनाएं ना हो, ना तो बाघ जो है परेशान करे मनुष्य को, ना तो मनुष्य परेशान करे बाघ को। तो ये सब कार्य किसका था? NTCA का था। NTCA और क्या करता है? इसके पहले इसका जान लीजिए कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं, हर एक बॉडी में चेयरमैन होता है। कोई भी संस्था है उसका एक अध्यक्ष होता है, उसके कई सारे सदस्य होते हैं। तो NTCA का जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन, वह जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मंत्री होता है, मिनिस्टर, जो मंत्री होते हैं ना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न मंत्री होते हैं जो प्रमुख होते हैं, वही इसका क्या होता है? अध्यक्ष भी होता है, इस बॉडी का भी। ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है कि NTCA का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, युवा मंत्रालय के मंत्री, तो वो पता होना चाहिए कौन होता है। ठीक है, ये भी बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि NTCA किस एक्ट के तहत बनाया गया है? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। यह बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया है? तो 1 अप्रैल 1973।
एनटीसीए कैसी बॉडी है, स्टैच्यूअरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो पढ़ेंगे तो आता रहेगा, है ना। फिर एनटीसीए के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या उनका कार्य है। भाई ये बॉडी बनाई गई है तो कुछ उद्देश्य रख के बनाया गया होगा ना, तो क्या काम है इनके, क्या इनके पास शक्तियां हैं। एनटीसीए क्या करता है कि जैसे राज्य है ना, उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बाघ पाए जाते होंगे, उनको संरक्षित करना है ना। तो उत्तर प्रदेश क्या करेगा, अपनी एक योजना बनाएगा। क्या योजना बनाएगा कि हम कैसे बाघों को क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो वह योजना वो उत्तर प्रदेश एनटीसीए के पास भेजेगा और एनटीसीए उसको अप्रूव करेगा कि हाँ तुम्हारी योजना ठीक है, अब आप इस पे काम कीजिए। तो मतलब राज्य सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं बाघों के संरक्षण के लिए, उनको मान्यता कौन देता है, एनटीसीए मान्यता देता है। अगला है जो यहाँ पे बफर जोन है, बफर जोन में बाघ और मानव के बीच में संघर्ष ना होने पाए, इसका जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, एनटीसीए की है ना। वो प्रयास करते हैं कि बाघ और मानव साथ साथ जीवन यापन अपना अपना काम करते रहें, उनके बीच में संघर्ष ना हो, क्योंकि उससे मानव का भी नुकसान है और बाघों का भी नुकसान है। अगला क्या काम है, ये जो एनटीसीए है, यह जो बाघों के संरक्षण के लिए जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, उनके बारे में राज्यों को जानकारी उपलब्ध कराता है और नई नई योजनाएं बनाता है कि आप ऐसी ऐसी योजनाओं को फॉलो करेंगे तो अच्छे तरीके से आप संरक्षण क्या कर सकते हैं, बाघों का कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या करता है, जैसे बाघों की जनसंख्या का क्या करना, गिनती करना। जैसे लोगों की जनसंख्या गिनती होती ना, वैसे ही एक सेंसस निकाला जाता है, टाइगर सेंसस, टाइगर सेंसस। ये होमवर्क है आपका, अभी हुआ था 2-3 साल पहले टाइगर सेंसस। तो आपको डिटेल में उसके बारे में पढ़ना है कि कितनी संख्या है बाघों की इस समय पे, है ना, और ख़ास कर यूपी में कितनी है, पूरे भारत में कितनी है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और यूपी में कितनी है बाघों की संख्या, ठीक है ना। और क्या देखता है एनटीसीए, बाघों के बारे में उनको कोई बीमारी ना हो पाए, उनके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, है ना, इसके लिए प्रबंध करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये संस्था जो है टाइगर के संरक्षण के लिए पूर्णतः कार्य करती है। इसका काम ही है बस बाघ को देखना, है ना, उसकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, यही सब। एक इसमें है कि बाघों की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, उसकी विधि क्या है, इसके बारे में है। तो सबसे प्रचलित विधि जो पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं, वो बाघों का जो पैर होता है उसका जो पद चिन्ह होता है। बाघ जब चलते हैं जूता पहन के तो चलते नहीं हैं, तो उनका हर का पैर अलग अलग होता है ना। जैसे हम लोगों का सबका पैर अलग अलग है, किसी का पैर मिलता जुलता तो है नहीं, तो उसी को गिन करके पहले अनुमान करते थे। अब तो नई नई तकनीक आ गई है जिससे जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से, सैटेलाइट फ़ोटो के माध्यम से, बहुत सारे कैमरा इस्टेब्लिश करते हैं जंगलों में, उसके माध्यम से कैलकुलेशन करते हैं कि कितने बाघों की संख्या है। क्योंकि बाघ के पास जाके तो देखेंगे नहीं कि तुम वही वाले हो कि नहीं वाले हो, पता चला बचे ही नहीं बताने के लिए। और एक तरीका होता है, जो बाघ की धारियाँ होती हैं शरीर पे, जो धारी देखते हैं ना, वो हर एक बाघ की अलग अलग होती है, वो सेम नहीं होती है, समझ रहे हैं ना, हर एक बाघ की वो धारियाँ अलग हैं। तो उसके द्वारा भी फ़ोटो खींच लिया, फिर उसको मिलान कर रहे हैं कि ये अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है तो गिन लेंगे, ठीक है ना। तो ये है। अब आते हैं हम लोग इस संस्था के बाद टाइगर रिजर्व पे, कि टाइगर रिजर्व बनाने कब से शुरू हुए। तो जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, जो उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क है, उसको सबसे पहला टाइगर रिजर्व क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, कार्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इस समय पर वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है ना। कितने टाइगर रिजर्व हैं, 53। इनकी संख्या बढ़ती रहती है,
ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। जो इस समय पे जो 2021 और 22 में बने हैं तो उनका तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो 2021 में एक टाइगर रिजर्व बना जो कि 51वां टाइगर रिजर्व था, वह है श्री विल्ली पुत्थुर मेघामलाई श्री विल्ली पुत्थुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तमिलनाडु का है। श्री विल्ली पुत्थुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कब इस्टेब्लिश किया गया? 2021 में। ठीक है। 2022 में 2 बने हैं। 2022 में एक बना है रामगढ़ विषधरी, रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान। और दूसरा जो बना है वह रानीपुर है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कहाँ बना है? यूपी में। तो यूपी का जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? रानीपुर है। ठीक है ना। यूपी में टोटल कितने हो गए हैं टाइगर रिजर्व? 3। सबसे पहला है दुधवा जो 2010 में है ना। यूपी के बारे में तो कम से कम जानना चाहिए। यूपी में जो टाइगर रिजर्व है वो पहला 2010 में बना, जो कौन सा था? दुधवा। फिर 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और 2022 में रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो 3 टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। तो इनमें से जो लिस्ट है ये 53 टाइगर रिजर्व की, ये आपको पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो पता हो कौन है। तीसरा रानीपुर यहाँ जो लिखा हुआ है 2022 वाला। जब टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था तब केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। जब शुरू हुआ था 1973 में तब 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनमें से पहला कार्बेट था। ठीक है। जो एक है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। वह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे छोटा जो है वह है बोर टाइगर रिजर्व, बोर, और वह स्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये सब इसमें दिया है, परेशान मत होइए, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है ना। तो बता दे रहे हैं हम। जो बाघ की प्रजातियां हैं वो मुख्यतः 8 प्रजातियां बाघ की हैं, जिनमें से 3 क्या हो गई हैं? विलुप्त हो चुकी हैं पूर्णतः। 5 बची हुई हैं। भारत में जो बाघ की प्रजाति महत्वपूर्ण है वह है बंगाल टाइगर, है ना। और कई प्रजातियां पाई जाती हैं। लुप्त जो 3 हो गई हैं उसमें एक का नाम है कैस्पियन टाइगर, है ना। एक का नाम है जावा टाइगर और एक का नाम है बाली टाइगर। जावा एक द्वीप है इंडोनेशिया का, बाली एक द्वीप है इंडोनेशिया का, वहीं पे पाए जाते थे। कैस्पियन सागर के आसपास टाइगर पाया जाता था, कैस्पियन टाइगर, तो वो सब विलुप्त हो गए हैं। 5 जो बचे हैं उनमें बंगाल टाइगर है, दक्षिणी चीन टाइगर है, इंडो चीन और साइबेरियन टाइगर। तो ये सब लिस्ट है, ये बहुत पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ क्या था टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में था, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है। अगला अब हम लोग अगले टॉपिक में चढ़ते हैं। इसमें कोई समस्या है? ये सब फैक्ट है, बाकी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं गंगा एक्शन प्लान। इसमें जो टाइगर रिजर्व है इनका आपको नाम कम से कम तैयार कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर कंपटीशन मान लीजिए देने का आपका इच्छा है तो।
पूछ लेते हैं कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, नाम स्टेट का नाम और कहाँ पर है पता करेंगे तब ना। गंगा एक्शन प्लान, हिंदी में कहते हैं गंगा कार्य योजना। क्या है ये गंगा कार्य योजना, है ना। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है, ठीक है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, गंगोत्री हिमनद, ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं हिमनद, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? भागीरथी नाम से निकलती है, शुरू में भागीरथी नाम रहता है। फिर एक जगह देवप्रयाग में, देवप्रयाग एक जगह है उत्तराखंड में, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? बाद में इनका नाम जो है ना परिवर्तित होता रहता है ना। तो देवप्रयाग में दो नदी मिलती है, मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा। ये दोनों जब मिल जाती हैं उसी के बाद से गंगा नाम क्या होता है? पड़ जाता है इस नदी, ठीक है ना। तो ये गंगा नदी है। जो गंगा नदी का बेसिन है, बेसिन मतलब क्या होता है कि गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं जितनी, वो कितने क्षेत्र के पानी को क्या करती हैं, कितने क्षेत्र में उनका पानी का विस्तार है या कहाँ कहाँ से वो बह रही हैं। जैसे मान लीजिए गंगा नदी बह रही है तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो बह रही हैं, है ना। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये इसका क्या कहलाएगा? बेसिन कहलाएगा, है ना। जहाँ मुख्य नदी और सहायक नदी जहाँ जहाँ से जल को क्या कर रही हैं? प्रवाहित कर रही हैं, वो पूरा क्षेत्र बेसिन कहलाता है। भारत में सबसे बड़ा बेसिन गंगा नदी का ही है। तो ये क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव यह भी है कि गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, ठीक है। लगभग 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है गंगा नदी, लगभग, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक गिरने तक, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है ना गंगा, तो वहाँ तक में कितना किलोमीटर? 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समस्या यह थी कि इतनी बड़ी नदी होने के कारण बहुत सारे शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और बहुत सारे नगर बसे हुए हैं और बहुत सारे उद्योग भी स्थापित हैं। तो उनके द्वारा जो वेस्ट आदि जनरेट किया जाता था, हम लोग जल प्रदूषण पढ़े हैं तो बताए हैं आपको कि उद्योगों से, नगरों से विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषित पदार्थ हैं उनको नदियों में क्या किया जाता था? डिस्पोज कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, जिससे नदी का पानी क्या होता जा रहा था? प्रदूषित होता जा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई कि हमको गंगा नदी को क्या करना है? साफ करना है। उसी को कहते हैं गंगा एक्शन प्लान। और यह योजना कैसे बनी, क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चलाया गया था, है ना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत। यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, शॉर्ट में क्या कहते हैं? NMCG। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है, ठीक है। तो जो ये गंगा एक्शन प्लान है, इसको शॉर्ट में गैप भी कहते हैं। यह 2 फेज में चलाया गया है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में केवल गंगा नदी पर ध्यान दिया गया है, गंगा नदी की सफाई पर। फेज 2 में गंगा नदी और उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी
और अन्य जो नदियां हैं उन पे सफाई पे ध्यान दिया गया। तो फेज 1 में केवल गंगा नदी, केवल गंगा, और इसमें गंगा की सहायक नदी और अन्य नदी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो कब से कब तक? पहला जो फेज है गंगा एक्शन प्लान का वह जून 1985 से शुरू हुआ, जून 1985 से शुरू हुआ और कब तक चलता रहा? 1 मार्च 2000 तक पहला फेज चला, है ना। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य वही था कि गंगा नदी में जो जल है वह क्या हो, साफ हो, उसके आसपास जो नगर हैं वहाँ से कचरा डायरेक्ट ना डाला जाए, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उस कचड़े को रिफाइन किया जाए और साफ जल या साफ चीज़ें ही डाली जाए गंगा नदी में, जिससे कि गंगा नदी प्रदूषित ना हो, उसका पानी जो है साफ होता जाए, अच्छा होता जाए, है ना। इसके लिए जो है 25 जो क्लास 1 टाउन थे, टाउन कह सकते हैं, 25 क्लास 1 नगर जो थे, 25 नगरों को चुना गया शुरू में गंगा फेज 1 में, जो किसके किनारे स्थित थे? गंगा नदी के किनारे स्थित होंगे, है ना। जो 3 स्टेट में थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, मतलब 3 राज्यों के कुल 25 जो नगर थे उनको चुना गया, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे थे किसमें? गंगा नदी में, ठीक है। इनमें यूपी से जो चुने गए थे, यूपी के कम से कम आपको पता होने चाहिए, यूपी से 6 चुने गए थे, 6 यूपी से, 4 बिहार से और 15 कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, है ना। 6 यूपी से जो चुने गए थे उनमें कौन कौन था? हरिद्वार, ऋषिकेश, फरीदाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस और मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, फरीदाबाद, ऋषिकेश और हरिद्वार, ठीक है। 6 स्टेट जो थे यूपी के थे, बाकी इनको नहीं जानेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यूपी वाले तो कम से कम जानते रहिए। इसका ऑब्जेक्टिव हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो वाटर क्वालिटी है गंगा नदी की, उसको क्या करना है? इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करके एक स्टैंडर्ड तक लाना है, एक निश्चित स्टैंडर्ड तक उस पानी को हमको बनाना है। वह स्टैंडर्ड क्या है? ठीक है, स्टैंडर्ड के पहले एक कमेटी बनाई गई, जो कि कैसी कमेटी थी? मॉनिटरिंग कमेटी। कोई जब योजना बनाई जाती है ना, तो उसको मॉनिटर करने के लिए कि वह काम कैसे कर रही है, एक कमेटी बना दी जाती है। तो वह जो कमेटी बनाई गई थी, मॉनिटरिंग कमेटी, 1987 में बनाई गई, जून 1987 में कमेटी बनाई गई। उसके जो चेयरमैन थे, कमेटी होती है तो उसके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन थे प्रोफेसर MGK मेनन। इसके चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर MGK मेनन, ठीक है, जो बाद में प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग बना था उसके भी ये सदस्य थे। तो इस कमेटी ने क्या किया कि जो पहले तो ये था कि हमको स्टैंडर्ड, मतलब पानी को अच्छा करना है, स्टैंडर्ड लाना है। इन्होंने एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया कि हमको कितना स्टैंडर्ड तक पानी को लाना है, कितना साफ करना है। उसके लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर निर्धारित किए कि क्या क्या कैसे होना चाहिए। तो वो पैरामीटर आपको जानना चाहिए। जैसे हम आपको बताए थे ना, BOD, DO क्या होता है? इन्होंने यह निर्धारित किया कि जो गंगा का पानी है उसमें कुछ पैरामीटर क्या क्या होने चाहिए। तो जैसे इन्होंने निर्धारित किया कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है गंगा नदी के पानी में, वह कितना होनी चाहिए? मिनिमम जो है वह कितना हो? 5 मिलीग्राम प्रति लीटर मिनिमम। मैक्सिमम तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन इससे कम क्या हो ना हो, हमको लाना यही टारगेट है। मतलब जो स्थिति में जब ये बनाया गया तब इससे भी कम रहा होगा, लेकिन हमको इतना साफ करना है कि इतना पहुंच जाए। ठीक है, ये लक्ष्य है हमारा, इस टारगेट तक पहुंचना है। ठीक है,
अब आपका होमवर्क यह है कि आपको पता करना है कि वर्तमान में जो गंगा का पानी है उसमें कितना ये सब चल रहा है। फिर एक बताए थे बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यह कितना होना चाहिए, मैक्सिमम ये कितना हो, 3 मिलीग्राम पर लीटर मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यह जितना ज़्यादा होता है प्रदूषण उतना ही होता है, तो इसको जितना ही कम से कम रखेंगे, मैक्सिमम 3 मतलब 3 से कम रखना है ना, तो जितना ही ये 3 से कम रहेगा उतना ही पानी क्या होगा, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी, है ना। 2 तीसरा 3 4 कुल बनाए गए थे पैरामीटर, तो जो चौथा है इसमें है टोटल कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, जमीन में पाया जाता है, कुछ जीव जंतुओं के आंतों में भी पाया जाता है। तो ये जो टोटल कोलीफॉर्म है ये कितना पानी में हो, अगर आप गंगा का 100 ml पानी ले, 100 ml, तो उसमें जो टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो कितना हो, 10,000। कितना हो, 10,000। 10 ml पानी में 10,000 से ज़्यादा ना हो। फिर इसी कोलीफॉर्म का एक टाइप है जिसको कहते हैं फीकल कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म एक फैमिली है बैक्टीरिया की जिसमें बहुत तरीके के बैक्टीरिया हैं। जैसे हम लोग इंसान है ना, तो बहुत तरीके के इंसान हैं, कोई अफ्रीका का है, कोई यूरोप का है, वैसे ही ये कोलीफॉर्म है, तो कोई उसका एक विशेष बैक्टीरिया जो है फीकल कोलीफॉर्म है। यह 100 ml में कितना हो, अगर 100 ml गंगा का पानी ले आप, तो यह आपको लगभग 250 संख्या इसकी मिलनी चाहिए, 2500 संख्या क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये हमने टारगेट बनाया था गंगा एक्शन प्लान के फेज 1 के तहत प्राप्त करने का, ठीक है। फिर हमने 1985 से 2000 तक काम किया और हमको कुछ न कुछ सुधार क्या हुआ देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरह से फेज 1 समाप्त हुआ। फेज 2 बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ, जब हम 2000 के आसपास हमने देखा कि हमारे द्वारा जो प्लान चलाया गया था उसका क्या प्रभाव हो रहा है ना, उससे हमको क्या फ़ायदा मिला है, तो हमने देखा कि हमको सुधार मिल रहा है, तो हमने उस प्लान को और आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि अभी तक हम केवल गंगा नदी पे बात कर रहे थे, लेकिन गंगा नदी है तो उसकी सहायक नदियाँ भी तो हैं। हम केवल इस पे काम कर रहे हैं, इसको तो साफ करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो प्रदूषण हो रहा है उसको तो नहीं रोक रहे हैं ना भाई। इन नदियों के किनारे भी तो शहर हैं, वो भी तो प्रदूषण कर रहे हैं, और यही पानी आके गंगा नदी मिल जा रहा है। तो ये गंगा नदी पूर्णतः शुद्ध कब होगी, जब ये सारी जो सहायक नदियाँ हैं वह भी क्या हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, साफ हो जाएं। उसके लिए हमने फिर गंगा एक्शन प्लान 2 लागू किया, जिसमें गंगा की सहायक नदियाँ जैसे यमुना हो गई, है ना, और कहाँ गया, नहीं केवल 2, यमुना और गोमती, ठीक है ना, और बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जहाँ से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था उनके लिए चलाया गया। तो यमुना और गोमती नदी पे गंगा की सहायक नदियों के लिए इसमें प्लान चलाया गया। और अन्य जो नदी हैं, है ना, जो अन्य भी नदियां हैं, देश में तो केवल एक ही नदी नहीं है, बहुत सारी नदियां हैं, तो अन्य नदियों के लिए भी इसी के तहत क्या किया गया, काम किया गया। यह जो प्लान स्टार्ट हुआ है अप्रैल 1993 से, इस पे बात होने लगी है। अप्रैल 1993 से गंगा एक्शन प्लान 2 जो है स्टार्ट किया गया कि सहायक नदियां जो हैं और अन्य जो नदियां हैं उनको भी हमको साफ करना है, उनके लिए भी काम करना है। तो उद्देश्य वही था। फिर इसमें क्या हुआ, इसी समय पर एक और प्लान चलाया गया गंगा एक्शन प्लान के साथ ही में, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP, ठीक है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है ना।
कैसे? 1993 के ही आसपास जब गंगा एक्शन प्लान का दूसरा फेज चल रहा था, उसी समय नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी चलाया गया, है ना। इसका क्या उद्देश्य था? गंगा एक्शन प्लान फेज 2 के तहत गंगा सहायक नदियों को देखना था और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत अन्य जो नदियां थी उनको देखना था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जो गंगा एक्शन प्लान का फेज 2 था उसके तहत गंगा की सहायक नदियों पे बात करनी थी और जो अन्य नदियां थी वो किसके तहत थी? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। बाद में ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, गंगा एक्शन प्लान और NRCP को क्या किया गया? मिला दिया गया। और कब मिलाया गया? वह मिला दिया गया है 1996 में। तो बाद में फिर 1996 में इन दोनों को क्या किया गया? मिला दिया गया कि दोनों एक ही के तहत कार्य करते रहेंगे। ठीक है। शुरू में इसमें जो पैसे का विभाजन था, क्यों? शुरू में सरकार ने निर्धारित किया जो पैसे का विभाजन है वह 50% केंद्र सरकार देगी और 50% राज्य सरकारें देंगी। भाई जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की क्षेत्र में गंगा नदी पे काम हो रहा है, तो 100 रुपये अगर खर्चा हो रहा है तो 100 रुपये में 50 रुपये केंद्र सरकार देगी, 50 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार। फिर बाद में क्या हुआ कि 1997 में सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने, कि नहीं अब हम पूरा देंगे, अब हम पूरा खर्चा करेंगे गंगा नदी को साफ ऑफ करने का। फिर इनका मन बदल गया 2001 में। तो 2001 में जब मन बदला तो इन्होंने एक बनाया कि 70:30, जितना खर्च होगा उसका 70 रुपये कौन देगा? केंद्र सरकार देगी और 30% का खर्च कौन देगा? राज्य सरकारें देगी। इस बार जो स्टेट कवर किए गए थे वह टोटल स्टेट कितने थे? 7 स्टेट थे। उस बार 3 थे, इस बार टोटल कितने स्टेट? 7 स्टेट, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, हरियाणा, है ना। तो लिख लीजिए, लिखना हो तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा। ठीक है। इसमें जो एक जगह आया था नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, आया था ना, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत चलाया जा रहा है ना। यह जो है इसको जो नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा बनाया गया था, यह 2011 में बनाया गया था, है ना। यह एक मिशन है ना, मिशन चलाए जाते हैं ना बहुत सारे, तो 2011 में इसको चलाया गया था। ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य है? वही कि जो गंगा के किनारे शहर हैं उनको क्या करना है? साफ आदि करना है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने गंगा एक्शन प्लान और आज टाइगर रिजर्व पढ़ लिया है।